सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि 25 साल तक इजराइल इस बात से नकारता रहा कि उसने कोई ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया और किसी एक ऐसे फ़िलिस्तीनी लीडर को मारा है। जबकि उंगलियाँ उस पर उठी, 25 साल तक मना करता रहा। 25 साल के बाद सन 2012 में 2012 पहली बार इजराइल एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसने ये कत्ल किया था। और क्यों करता है? क्योंकि मोसाद के एक कमांडो जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, वो इजराइल के एक न्यूज़पेपर के साथ, एक जर्नलिस्ट के साथ एक समझौता होता उनका कि वो इस ऑपरेशन की जानकारी देंगे। और ये मोसाद का वो कमांडो, वो अफसर था जो इस शूटआउट में शामिल था और जिसने बाकायदा गोली मारी थी। लेकिन शर्त एक थी कि जीते जी ये इंटरव्यू न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, मौत के बाद आए। इत्तेफाक से सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद ये था कि इजराइल सरकार के ऊपर कि इस इंटरव्यू को छापने की इजाज़त दी जाए कि नहीं जाए, क्योंकि दूसरे देश में जाकर इस तरह का ऑपरेशन करना, उस सरजमीन का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल है, इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जा सकता है। तो ये सारी दिक्कतें थी। लेकिन न्यूज़पेपर ने उस मोसाद के एजेंट के साथ बातचीत की थी, एक मुआहदा था, एक समझौता था। इजरायली सरकार मानी नहीं। आखिर में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, इसराइल की अदालत, जो सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, तभी हैरत अंगेज तौर पर इजराइल की सरकार मान जाती है और वो कहती है ठीक है, आप इस इंटरव्यू को छाप दो। और इसके बाद उन मोसाद के उस कमांडो का जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, ये इंटरव्यू सामने आता है 2012 में। हालांकि तब उनकी मौत हो चुकी थी। तो पहली बार इजराइल एक्सेप्ट करता है कि एक विदेशी धरती पर जाकर उसने बहुत सारे ऐसे किलिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के बारे में एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसका हाथ था। कौन ये शख्स, कैसे दूसरे देश में जाकर ये सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये पूरी कहानी है। फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। 1948 में जब इजराइल अलग देश बना तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ा दोनों तरफ से। तो उसी में एक शख्स था, एक उस वक्त, जिसका नाम अबू जिहादी उर्फ खलील अल वज़ीर, असली नाम खलील अल वज़ीर था। रामल्ला में ये पैदाइश, बच्चे सब रहते थे, माँ बाप सारे। लेकिन जब इजराइल का जन्म हुआ तो ये परिवार वहाँ से निकल गया, कई देश इधर उधर भटकते भटकते। फिर धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद फ़िलिस्तीनी मूवमेंट से जुड़ गया। और उसके बाद जब फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का गठन हुआ तो अबू जिहाद इस PLO के जन्म में कहते हैं कि मेन कुछ लोगों में से एक थे। और यासर अरफात जो PLO के चेयरमैन थे, उनके राइट हैंड। और इजराइल मानती थी कि PLO का अगर कोई नंबर 2 है तो वो है खलील अल वज़ीर एलियस अबू जिहाद। अरब देशों में अबू जिहाद के नाम से ही खलील को पहचाना जाता था। धीरे धीरे यासिर अरफात के साथ एक लंबा रिश्ता रहा। फ़िलिस्तीनी और उसकी जो लड़ाई चली उसमें बहुत सारी चीज़ें की। यासिर अरफात और अबू जिहाद में एक फ़र्क था। यासिर अरफात फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल और पीस के रास्ते पर आए, बातचीत के ज़रिए मसले को हल कराना चाहते थे। अबू जिहाद का था कि बातचीत और पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, और वो मिलिट्री ऑपरेशन के हक़ में। ये बात इजराइल को भी पता थी और ऐसे कई ऑपरेशन किए जिससे इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। तो इजराइल के हिट लिस्ट पे अबू जिहाद को भी ये बात मालूम। इसके बाद अबू जिहाद अपने परिवार के साथ कभी लीबिया, कभी इराक, कभी ट्यूनीशिया, अरब देशों में इधर उधर रहकर फ़िलिस्तीन के लिए काम करते रहे। इधर इजराइल, अबू जिहाद चूँकि मालूम था कि यासिर अरफात फिर भी एक पॉलिटिकल टॉक भी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, नेगोशिएशन भी चल रहा है, लेकिन अबू जिहाद की सोच और राय अलग थी। उनका ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन ही है। इसी एक सोच की वजह से इजराइल को उसने अपना दुश्मन बना लिया। और इजराइल का था कि जब तक अबू जिहाद है तब तक शायद पीस नहीं होगा। और इसके बाद फिर इजराइल एलीट फोर्स और मोसाद कमांडो को ये जिम्मेदारी दी गई कि अबू जिहाद का काम तमाम किया जाए। अब इसके बाद प्लानिंग होती है लंबी। अबू जिहाद उस वक्त ज़्यादातर बगदाद में रुका करता। उसकी वजह ये थी कि इराक और बगदाद बड़ा सेफ था। सद्दाम हुसैन उस वक्त सत्ता में, पावर में और ताकतवर, और फ़िलिस्तीनी समर्थक, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो कभी बैरूत, कभी बगदाद, इन सब जगहों पे, कभी ट्यूनीशिया।
लेकिन ट्यूनीशिया चूँकि एक टूरिस्ट प्लेस था, इसलिए अबू जिहाद बहुत ज़्यादा वक्त तक कभी ट्यूनीशिया नहीं रहा। मैक्सिमम ट्यूनीशिया में रुकने का जो वक्त था उसका 3 से 4 दिन, इससे ज़्यादा कभी नहीं रुका। इधर मोसाद लगातार खोजबीन कर रही थी और इसी दौरान में मोसाद को बगदाद के बारे में पता चला। उन्होंने एक बगदाद में भी ऑपरेशन को अंजाम देने की सोची, लेकिन मिशन नाकाम रहा। और भी कई जगह किया, नाकाम रहा। इस बीच पता चला कि ख़ास मौके पर अबू जिहाद ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस पहुंचते हैं। तो ये हुआ कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यहाँ पे ये ऑपरेशन किया जा सकता है। अलग अलग शहरों, अलग अलग देश में ये सारी चीज़ें चल रही थी। आखिर में हुआ कि ट्यूनीशिया को भी एक चुना जाए। ट्यूनीशिया को चुना गया। उसके बाद मोसाद के लोग अबू जिहाद के पीछे, हर गतिविधि पे नज़र। अप्रैल के शुरुआत में ही 1988, शायद 3 या 4 अप्रैल की बात थी, अबू जिहाद अपनी वाइफ इंतसार, एक बेटी और एक बेटा 2.5 साल का, बेटी भी 4-5 साल की, उसको लेकर ट्यूनीशिया पहुंचते हैं। और ट्यूनीशिया में सिदी बऊ सईद करके एक इलाका है जो बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है। वहाँ पे एक विला में ठहरते हैं। ये विला बीच के किनारे, और इस इलाके में ट्यूनिस के सिदी बऊ सईद जो बताया, ये वीवीआईपी एरिया। यहाँ पे जितने भी एम्बेसी हैं उन सारे एम्बेसी के वहाँ पे दफ्तर, साथ में एम्बेसडर के घर, जिसमें अमेरिका के भी, इराक के भी, और ट्यूनीशिया के जो बड़े आला अफसर, सारे उनका घर। हर वक्त वहाँ पे गार्डेड पुलिस फोर्स, तमाम चीज़ें। तो सुरक्षा और सिक्योरिटी के हिसाब से ये एरिया काफ़ी सेफ था। और उस वक्त ट्यूनीशिया में फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी तमाम बड़े नेता थे। उनका एक तरह से हेडक्वार्टर भी था ट्यूनीशिया। तो इस एरिया में फ़िलिस्तीनी लीडर भी कई रहते थे, तो उनकी भी बाकायदा निगरानी की जाती थी। बाकायदा फ़िलिस्तीन के अपने जो थे अंगरक्षक, वो भी वहाँ निगरानी करते थे। तो इस विला में पहले भी कई बार आकर अबू जिहाद ठहर कर जा चुके। अप्रैल 3 या 4 अप्रैल 1988 को फिर पहुँचते हैं और इसी विला पे रुकते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3-4 दिन से ज़्यादा कभी वो ट्यूनीशिया में एक साथ नहीं रुके, क्योंकि उनको मानना था कि ये टूरिस्ट प्लेस है, अनसेफ है। काम इतना पड़ गया कि 2 हफ्ते रुकना पड़ा। इस 2 हफ्ते के दौरान अचानक एक बार उन्हें खबर आई, एक पीएलओ का हाई रैंक अफसर जो फ्रांस में था, उसको कोई लेटर और कोई जानकारी देनी थी। ट्यूनीशिया से अबू जिहाद ने अपने खास भरोसेमंद आदमी को फ्रांस भेजा। वो लेटर लेकर आया। उसमें डिटेल ये था कि मोसाद और इजराइल मिलकर टॉप किसी फ़िलिस्तीनी लीडर के कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो कोई भी हो सकता है, लेकिन टॉप मोस्ट। तब उसमें अबू जिहाद भी थे। अबू जिहाद ने फिर लेटर वेटर पढ़ा, उसके बाद कहा कि अब इसको ट्यूनीशिया छोड़कर बगदाद जाना चाहिए। लेकिन कुछ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि वो ट्यूनीशिया छोड़ नहीं पाया। इसी दौरान में एक वकील जो था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फ़िलिस्तीनी कमांडर थे, उनका कत्ल हो गया। ये सारी 3-4 दिन के अंदर हुआ। अब ये था खतरा कि कुछ भी हो सकता है, और ये तय हो रहा था अबू जिहाद को कि अब अपना काम 1-2 दिन में ख़त्म करके यहाँ से निकलना है। 16 अप्रैल की तारीख आ जाती है 1988। इस विला में अबू जिहाद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ, बीवी और बच्चे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे, अबू जिहाद नीचे थे। कोई गेस्ट आया हुआ था मिलने के लिए। अचानक रात करीब 9-10 बजे घर की लाइट चली जाती है। ट्यूनीशिया ये लोग हमेशा सालों से आते रहे, उन्होंने कभी ट्यूनीशिया में अंधेरा नहीं देखा, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी चली जाती है। तो पहली बार बड़ा अजीब लगा। उनकी वाइफ ऊपर घबरा गई। उन्होंने नीचे पूछा अबू जिहाद, तो उन्होंने बताया अभी गेस्ट के साथ हूँ, ऊपर आ रहा हूँ। उनके लिए भी अनोखा था कि ये ऐसे लाइट चली गई। खैर थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाती है, लेकिन अबू जिहाद बिजी रहते हैं। करीब 12:30 बज जाता है। लाइट आने के बाद कुछ और मेहमान आते हैं, उनसे बातचीत होती है। उनकी वाइफ बुलाती है कि ऊपर आकर सो जाए, वक्त काफ़ी हो गया। वो कहते हैं थोड़ा और काम है। इसी बीच में एक फ़ोन की घंटी बजती है, और इस फ़ोन की जो घंटी बजी, ये उस वकील का फ़ोन था जिस वकील को 1-2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। वक्त हो रहा था रात करीब 12:40। 16 अप्रैल की बात थी। अबू जिहाद उस फ़ोन को रिसीव करते हैं, और वो उस वकील के लॉयर से बात कर रहे होते हैं। ये घर का सीन है। इधर दूसरी तरफ इस विला से करीब 10 मिनट दूर, विला चूंकि बीच के किनारे था, एक बोट आकर रुकती है, और उस बोट से
कुछ लोग उतरते हैं। ये सारे कमांडो थे। बोट जब किनारे में रुकती है तो किनारे में ऑलरेडी कार और बाइक पे कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये सारे वहाँ के मोसाद के एजेंट थे। ये वैसे ही था जैसे मुंबई में 10 आतंकवादी समंदर के रास्ते घुसे थे और अपने ऑपरेशन को अंजाम करके उनको वापस उसी रास्ते से जाना था। ये तरीका यही था। ये सारे मोसाद के लोग जो वहाँ पे समंदर किनारे उतरे, ये इजराइल से लंबा सफ़र तय करके आए थे समंदर के रास्ते, और उस जहाँ पे उतरे थे वहाँ से उस विला की दूरी थी 10 मिनट, और इनके पास टोटल वक्त था 20 मिनट, 10 मिनट जाने का और 10 मिनट आने का, और बाकी जितने देर में सारी चीज़ें हों। बोट से उतरते हैं, पहले से कार और बाइक में यहाँ तैयार थे। ये सारे ट्यूनीशिया के जो स्पेशल फोर्स की यूनिफॉर्म है उसमें थे। इसके बाद ये वहाँ से रात के अंधेरे में निकलते हैं। इधर फ़ोन पे अभी लगातार बात हो रही है अबू जिहाद की वकील से। इस बीच में सबसे पहले इस विला के पास 2 लोग आगे बढ़ते हैं, और एक अजीब चीज़ ये हुई थी कि यहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी होती थी, सारी चीज़ें। उस रात बाकायदा पुलिस फोर्स को ये कहकर कि सिटी बहू सईद लेन जो है, जहाँ पे अबू जिहाद का घर था, जहाँ वो विला पर रह रहे, सारे पुलिस फोर्स को वहाँ से ड्यूटी से हटा दिया गया, उनके सीनियर अफसर ने। लोगों ने पूछा, जो वहाँ पे कुछ फ्रेंच और कुछ बाकी भी लोग रह रहे थे, कि आज यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ और कहीं ज़रूरत है, तो वो एक रहस्यमय तरीके से हटा दिया गया। इस दौरान में आसमान में एक प्लेन लगातार उड़ रहा है, और ये भी वहाँ के लोगों के लिए बड़ा अजीब था कि ऐसे क्यों बार बार ये प्लेन आ रहा है। 2 लोग अब विला की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों मोसाद के कमांडो थे। एक ने लड़की के ड्रेस पहन रखे थे और लड़की का हुलिया बना रखा था, जबकि वो मेल था। उनके हाथ में एक गिफ्ट पैकेट था चॉकलेट का, और एक कार्ड था। उस गिफ्ट पैकेट के अंदर साइलेंसर लगा पिस्टल था, और गिफ्ट इस तरीके से पकड़ा गया था कि बिना खोले हुए वो आराम से गोली चला सकता था। ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं गेट के पास। गेट पे एक गार्ड था। गार्ड से वो ये पता पूछने के लिए उसको आवाज़ देते हैं। गार्ड करीब आता है, वो लिफाफा देते हैं। इतनी देर में गार्ड जब तक उस लिफाफे के एड्रेस को देख रहा है, दूसरा जो गिफ्ट पकड़े हुआ था वो ट्रिगर दबा देता है। साइलेंसर से गोली चलती, गार्ड वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद ये दोनों तेज़ी से उस गेट को खोलकर अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद इन्हें सब कुछ पता था कि कौन कहाँ कैसे होगा, लेकिन इस बीच में इनके अंदर जाने के बाद और दरवाज़ा कुछ ज़ोर से खुलता है, उसकी आवाज़ ऊपर तक जाती है। अबू जिहाद को थोड़ा डाउट हो जाता है। अबू जिहाद फ़ोन रखते हैं और वो अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं, और वहाँ से लोडेड पिस्टल था वो उठाने की कोशिश। साथ में बीवी भी घबरा गई। पिस्टल लेके वो जैसे ही दरवाजे के करीब आते हैं, तब तक गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। अबू जिहाद अपनी बीवी को एक तरफ धक्का देते हैं, वो नीचे गिर जाती हैं। वो फायर करते हैं, जवाबी फायर होता है। गोली लगती है पहले बाह में, फिर सीने में। इसके बाद वो वहीं गिर जाते हैं। अब मोसाद के 4 कमांडो ऊपर आते हैं। पत्नी बराबर में है, लेफ्ट साइड में, अबू जिहाद राइट साइड में। अब वो गिरा हुआ, बीवी को लगा कि अब उसे भी गोली मारी जाएगी। एक कमांडो अपना मशीन गन जो है उनके सर के पीछे रखता और कहता मुड़ जाओ और दीवार की तरफ मुंह करो और मुंह इधर मत घुमाना। उसके बाद दूसरा कमांडो ऊपर आता है और अपनी पूरी मशीन गन अबू जिहाद के जिस्म में खाली कर देता है। इस दौरान में बीवी पलटकर फिर देखने की कोशिश करती है कि उसका पति शौहर कैसा है। वो फिर से उसके मशीन गन को लगाता है और कहता है कि इधर मत देखो वरना गोली मार देंगे। उसके बाद दूसरा आता है, वो ज़मीन पे पड़े अबू जिहाद के ऊपर फिर अपनी मशीन गन की सारी गोली खाली कर देता है। तीसरा कमांडो आता है, वो अपनी पूरी मशीन गन खाली कर देता है। इसके बाद जो चौथा, उसकी वाइफ को अब तक बंधक बना के रखे हुआ था, उसकी वाइफ को कहता अंदर जाओ, और वो अपनी मशीन गन की सारी गोली अबू जिहाद पर खाली कर देता है। चारों इसके बाद नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद कुछ आवाज़ फिर गोलियों की आती है। बाहर में एक गार्ड और एक गार्डनर, एक माली था जो सो रहा था, वो गलती से उसको गोली लगती है, मारना नहीं चाहते। इस बीच में जब ये नीचे आ रहे हैं, तब तक अबू जिहाद की जो बेटी है 5-6 साल की, वो जाग जाती है गोली और चीख पुकार की आवाज़ सुनकर। वो बाहर आती है। जाते हुए इस मोसाद के कमांडो में से एक उस बच्ची को देखता है। वो बच्ची के करीब जाता है और सीधे कहता है अपनी मम्मी के पास जाओ, और वो उस बच्ची को उसकी मम्मी की तरफ रास्ता दिखाकर वापस भेज देता है। इधर अबू जिहाद की वाइफ अभी तक पीछे मुंह करके खड़ी हुई कि पता नहीं कब गोली लगेगी, लेकिन कोई मारता नहीं है। उनका टारगेट सिर्फ एक था, अबू जिहाद।
उसके बाद ये सारे वहाँ से निकलते हैं और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से फिर वो समंदर के किनारे पहुँचते हैं, बोट इंतज़ार कर रहा है और ये सारे वहाँ से निकल जाते हैं। करीब 10 मिनट के बाद अबू जहाद की बीवी शोर मचाती है, हेल्प हेल्प, फ़ोन करने की कोशिश करती है, फ़ोन के लाइन डिस्कनेक्ट थे। उसके बाद पड़ोसी आते हैं, फिर पुलिस आती है। फिर सुबह होते होते सबको पता चलता है कि फ़िलिस्तीन का नंबर 2 यानी यासिर अराफात के बाद जो सबसे बड़ा नेता अबू जहाद, उसका कत्ल हो गया। बाद में फिर दमिश्क में शायद दफनाया गया, जिसमें खुद यासिर अराफात शामिल हुए, हज़ारों लोग शामिल हुए। अब उसके बाद जांच शुरू होती है कि ये हुआ कैसे। तो शुरू में ही कुछ डाउट था कि इजराइल ने किया, इजराइल ने शुरू से मना करना शुरू किया, लेकिन इसमें कई चीज़ें थी कि अगर ये इजराइल ने किया तो एक तो बहुत बड़ा रिस्की ऑपरेशन था कि आप जाकर दूसरे देश में इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हो, और ऑपरेशन ऐसे करना है कि आपको पकड़ में भी नहीं आना है, वरना फिर इजराइल की बहुत वो होगी, भत पिटेगी। और वहाँ ख़तरा भी है क्योंकि जिस एरिया में टारगेट है उस एरिया में मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, वो वीवीआईपी जोन है। लेकिन उसके बावजूद पूरी कामयाबी से इस ऑपरेशन को अंजाम देकर मोसाद की टीम वहाँ से निकल जाती है। अब बाद में इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या मोसाद ने ये अपने बलबूते पे अकेले किया या फिर ट्यूनीशिया की अथॉरिटी या ट्यूनीशिया में से कोई भीतरगात था, कोई अंदर का आदमी था जिसने मदद की। उसकी कई वजह है। एक, इंतिसार जो अबू जहाद की वाइफ इंटरव्यू दिया था अल जज़ीरा को, उसमें बताया कि जब भी वो ट्यूनीशिया जाते थे तो हमेशा 2-3 दिन से ज़्यादा कभी रही नहीं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन इस बार 2 हफ्ते रही। लेकिन वो जब भी जाते तो उनको ट्यूनीशिया अथॉरिटी और पीएलओ की मतलब वहाँ पे चलती थी। एक गार्ड हमेशा रहता था जो इनके साथ रहता था। इस बार इत्तेफाक से कुछ दिन पहले उस गार्ड को हटा लिया गया। ये पहली चीज़ अजीब थी। दूसरी चीज़ अजीब थी कि हमेशा उस रात वहाँ पे ट्यूनीशिया और पीएलओ इन दोनों की एक जॉइंट सुरक्षा की गाड़ियाँ रात को वहाँ पे पहरा देती थी और गश्त करती थी बाकायदा सायरन बजाकर। उस रात और उससे एक पहले रात से ये दोनों चीज़ें बंद हो गई। का कहना था कि लाइफ में कभी इस एरिया में बिजली नहीं गई, उस रात पूरी बिजली चली गई। उसके बाद जो पुलिस वाले का एक रिकॉर्ड हुआ स्टेटमेंट, उसने कहा कि उसके पास फ़ोन आया था कि इस इलाके में जितने पुलिस वाले गश्त में उन सबको हटा दो, वहाँ पे कोई पुलिस वाले नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें ये इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट था, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था तो ऊपर एक इजराइल का प्लेन भी उड़ रहा था जो इनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम और बाकी चीज़ें था उसको जैम कर रहा था, और वो ऊपर से नीचे के अपने कमांडो की हेल्प कर रहा था। ये सारी चीज़ें थी, इनका जवाब कभी मिला नहीं। लेकिन 2012 में इस ऑपरेशन में शामिल एक शख्स जिसने एक इजराइल के न्यूज़पेपर को के साथ एक कॉन्टेक्ट किया और उसने कहा कि जो दूसरा शख्स था कमांडो जिसने गोली मारी थी वो यही था। तो जिसने कहा कि उसका इंटरव्यू वो देने को तैयार है अबू जहाद के पूरे इस मिशन की, लेकिन उसकी मौत से पहले ये नहीं छपना चाहिए, और उसकी मौत के बाद ही छपा। बाद में इजराइल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और 2012 में 1988 का ये ऑपरेशन था। 2012 में इजरायली सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अबू जहाद के मारने के पीछे उसी का हाथ है। कहते हैं कि जब ट्यूनीशिया में इस जगह पे ऑपरेशन किया गया, इससे पहले मोसाद को ये पता था कि ये विला कैसा है, बीच से 10 मिनट की दूरी पर था। सेम दूसरी जगह पे दूसरे देश में जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, जो मोसाद के कमांडो, काफ़ी वक्त पहले से उन्होंने सेम बीच से 10 मिनट की दूरी पर एक वैसे ही विला बनाया, उसका रिप्लिका एकदम वैसे ही सेम। और उन्होंने जो भी अपने वहाँ से सारी जानकारी जुटाई, बिना ट्यूनीशिया के किसी अंदर के लोगों से तो नहीं मिली होगी, तो फर्स्ट फ्लोर क्या, सेकंड फ्लोर क्या, दरवाजे से सीढ़ी की दूरी कितनी है, मेन दरवाजे से अंदर के दरवाजे की दूरी कितनी है, गार्डन कहाँ पे है, किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, सारी चीज़ें हू बहू, साइज़ भी वही और डिस्टेंस भी बीच से वही, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, सड़क कैसी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बाकायदा रिहर्सल किया बनाकर उसको, उस विला को, और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये कई साल पहले से चल रहा था, और उन्हें ये भी पता था कि ये ट्यूनीशिया 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता, इन्हें ये भी पता था कि ये कभी कभार आते, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद पूरा रिहर्सल, इंतज़ार और तैयारी, और तब जाकर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। अब 2012 में पहली बार इजराइल ने इसको माना। कहते हैं कि अबू जहाद के जिस्म में जब पोस्टमार्टम हुआ तो कुल 70 गोलियां निकली थी। हर कमांडो ने अपनी मशीन गन खाली कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि वो सब ये इंश्योर करना चाहते थे कि किसी कीमत पे ये बचे नहीं।
हालांकि इसके बाद जब कहते हैं कि अबू जिहाद को उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे, जब बात पुलिस आई, एम्बुलेंस आया, तो हॉस्पिटल तक सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल जाने के 10 मिनट के बाद मौत हुई है। मतलब 70 गोली जिसमें है और उसके बाद भी 10 मिनट तक सांसें चलती रही थी। ये पूरी रिपोर्ट है इसकी। तो ये थी कहानी मोसाद के इस ऑपरेशन की।